ईरान ने 2 रोज़ में 90 अस्करी हदफ को निशाना बनाया। समझ में आता है ऑफ कोर्स ये होना ही था, लेकिन उसके बाद जो हमला किया गया आतकी ब्रिज पर, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है ईरान के लिए, उसका साइड इफ़ेक्ट ईरान पर क्या होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जंगबंदी हुई, MOU हो गया कि आगे हमने बातचीत से आगे बढ़ना है, 60 दिन के अंदर कुछ गुफ्तगू होनी है, फिर देखना है कि आगे कैसे जाना है। इस दौरान में ब्लॉकेट का इशू चल रहा था, चूँकि तो वो कभी अमेरिका पहले हमला कर देता, अक्सर मतलब ऑलवेज अमेरिका ने पहले हमला किया, उसके बाद जवाब में ईरान करता था। लेकिन अभी जो 3 दिन पहले हुआ है, ये ईरान ने पहल की है। ये मेरा बड़ा कैंडिड ओपिनियन है कि हार्डलाइनर और स्पॉयलर्स हर जगह बैठे हुए हैं। ट्रंप अपने बयानात से एक स्पॉयलर है, इजराइल सबसे बड़ा स्पॉयलर है जो इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह फुल स्केल जंग दोबारा शुरू हो और वो ईरान के ऊपर दोबारा से हमला करके अपना जो ऑब्जेक्टिव फेल हुआ था उसको अचीव किया जाए। और तीसरे, ईरान के अंदर IRGC में बैठे हुए हार्डलाइनर्स जो कि उनकी सियासी क़यादत के कंट्रोल में नहीं है। मुझे बताइए कि इतनी मेहनत की पाकिस्तान ने, आखिरी दिनों में कतर ने पूरा साथ दिया, सऊदी अरब ने थिक ऑफ द वॉर में पाकिस्तान से GF-17 स्क्वाड्रन लोग ट्रुप्स बना के एक इंडिया एक इशारा दिया कि वो लोकल अपने जो दाएं बाएं ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इन पे इन्हिसार करना चाहेगा अगले आने वाले सालों में, ताकि अमेरिका से इन्हिसार कम हो सके, जिसका आयरन डोम फेल हो गया था। और उसके बाद हमने डिप्लोमेटिकली भी इन कंट्रीज़ की आपस में बात करवाई। अभी खमेनाई साहब के जनाजे के ऊपर ये सारे डेलीगेशन गए हुए थे। तो ईरान ने क्या किया, IRGC ने, कि कतर के LNG जो है शिप के ऊपर अटैक कर दिया, सऊदी अरब के शिप के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये वो स्पॉयलर्स हैं जो शायद या तो इनको जोम है, विच एज अ मिलिट्री मैन, ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हुए, बट मैं एज एन एयरमैन कहूँगा कि ये इल्यूजन है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी है। उसके मल्टीपल रीजंस थे, डोमेस्टिक उसका प्रेशर था, उसके इंतखाबात का प्रेशर था, जो 6 मुल्क यहाँ पे मिडल ईस्ट में हैं जहाँ पे उसके अड्डे थे जिनके ऊपर रिटेलिएशन हो रही थी, उनका प्रेशर था, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी थी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी हिमाकत की है IRGC ने कि दोबारा से आग के शोलों को भड़काना शुरू किया है। उसका सबसे 1-2 इंडिकेशंस अगर आप देखें कि इजराइल ने फौरन कह दिया है कि अगर फुल स्केल वॉर शुरू होती है तो हम आने को तैयार हैं। और कल तक ट्रंप के साथ कोई भी मुल्क नहीं था पूरी दुनिया में जिसने उसको फेवर की हुए सिवाय भारत के और इजराइल के। कल पूरे नेटो ने कहा है कि ये जो अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की, ये रिटेलिएशन है, ये इनिशिएशन नहीं है। उन्होंने सब ने एंडोर्स किया है कि ये बहुत ज़रूरी थी। तो बस इतना कहूँगा कि ये स्पॉयलर्स हैं। जहाँ तक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये फुल स्केल वॉर की तरफ नहीं जाएगा। ये अगले 60 दिन भी और उसके बाद भी इसी तरह चलता रहेगा, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, क्योंकि दोनों अंदर से ईरान और अमेरिका बुरी तरह चाहते हैं कि जंग मज़ीद जो है वो हाई इंटेंसिटी के ऊपर ना जाए। ये सिर्फ अपने अपने आवाम को जो है एक बयानिया बनाने के लिए इस तरह की बातें करते रहेंगे, साथ कोई काइनेटिक एक्शंस करते रहेंगे। आई होप कि सेंस प्रिवेल करे, क्योंकि अगर ये फिर से फुल स्केल वॉर की तरफ गया तो फिर जी बिल्कुल, लेकिन ये ना हो जो पहले हुए। लेकिन ये मौक़िफ़ बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे मैं मसूद साहब से पूछना चाहूँगी कि अब ये जो कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये पहल हुई, मगर ईरान ने इन हमलों के उसका जवाब तो देना ही था, तो इस हमले का जवाब उन्होंने दिया कतर, बहरीन और कुवैत पे हमला करके अमरीकी अड्डों पर। और याद रहे कि कतर वही एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ पीस मेकिंग में शाना बशाना खड़े हुए थे। तो आप क्या कहने चाहेंगे कि अब अमरीका और ईरान का जो वॉर है वो ऑल आउट वॉर की तरह से हम देख रहे हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे ख्याल में ऑल आउट नहीं होगा, ये टिट फॉर टेट स्ट्राइक्स वगैरह होती रहेंगी। और असल में अभी कंफ्यूजन इस तरह मची है कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 5 जो MOU का हुआ था
और उसकी इंटरप्रिटेशन ईरान अगर जो कर रहा है तो सही कर रहा है। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट होगी फॉर द नेक्स्ट 60 डेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो ईरान मैनेज करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दो 60 डेज। और साथ ही ये भी लिखा कि ईरान ही फर्दर डायलॉग करेगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो उस पर ईरान ने एक स्टैंड लिया है, उसको कर रहा है। और अभी आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है, जो न्यूक्लियर इशू था वो बैकग्राउंड में चला गया है। अब सबका फोकस यहाँ पे है। और सबसे ज्यादा देखें कि यहाँ पे तकलीफ है स्ट्राइक्स की जिस कंट्रीज को है, क्योंकि इंटायर उनके जो इकॉनमी है, जो इनके इन एंड आउट जो है, वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हो रही है। एंड डिस्पाइट इफेक्ट हम देखते हैं कि सऊदी इसने यनबू तक 1200 किलोमीटर का एक पाइपलाइन बिछाई हुई है, एंड स्टिल वो उसमें ऑलमोस्ट 7 लाख बैरल के करीब, और दिल्ली के हिसाब से वो कर वहाँ पे 1 मिलियन है, वो इतना कर रहे हैं। और इसी तरह जो यूएई वाले हैं, उन्होंने फुजैरा तक अपनी पाइपलाइन लगाई हुई है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं है जो एक्चुअल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ये कर रहे थे। सो दैट इज एक तो वो चीज़ है। सेकेंड दैट्स वाई कि देखें कि ईरान अब ये कर रहा है कि ही कंसिडर्स कि मैं सोल मैनेजर हूं फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। सो एट द सेम टाइम जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमी और समझ ले डिपेंड्स ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आपने इसको जहां पे वेपनाइज भी कर दिया है और फ्यूचर में एक टैक्टिस बन गई है, तो जिससे को बहुत तकलीफ है। बट एट द सेम टाइम चाइना देखें 80% ऑयल ईरान से लेता है, जापानीज 40% ऑयल मिडिल ईस्ट से इसी रास्ते से लेते हैं, उसी तरह कतर वाले भी हैं। तो इनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इनका। बट एट द सेम टाइम ईरान का अपना, जहां पे ईरान इसको समझता है एज ए लिवरेज, वहां पे इट्स हैज आल्सो बिकम ए लायबिलिटी, क्योंकि ईरान का अपना जो ऑयल वगैरह जो था, देखें कि $3 पर बैरल के हिसाब से भेज रहे थे। अब मजीद उसमें जब उन्होंने रिलैक्स किया फॉर 60 डेज, अब उन्होंने दोबारा वो पाबंदी वो दोबारा लगा दी है। तो इनका अपना फ्यूचर के लिए बड़ा मसला होगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट ईरानीज जो है इसको एज ए लिवरेज के तौर पे यूज कर रहे हैं टू गेट कंसेशंस। वो फ्रोजन एसेट जो चाहते हैं, एटलीस्ट वो कहते हैं कुछ में से कुछ फ्रीज अनफ्रीज हो जाए, लाइक $25 बिलियन की बात कर रहे हैं, और सब्सिक्वेंटली वो आगे चलना चाहते हैं। अभी आप देखा ना कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो नदरन रूट है जो ईरान के कंट्रोल में है, वो कैशम आइलैंड और लरक और इसके साथ और गुजरता है, तो वो कहते हैं जो जितने भी शिप्स हैं वो इससे गुजरे, इस रूट से। वेर जो ओमानी वाटर्स हैं वहां पे अमेरिकन से भी बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी वहां पे हैं, तो शिप्स प्रेफर कर रहे हैं उस रूट को। सो एनी शिप पासिंग थ्रू दैट रूट वो उनको ये स्ट्राइक्स करते हैं। और फिर ऊपर से ये भी देखें कि टॉल के ईरानी से इतने इंटरेस्टेड नहीं जितनी वो सॉवरेनिटी चाहते हैं ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दैट्स व्हाई आप देखें